हेलो बच्चों। तो चलो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं केमिकल बॉन्डिंग। 3 लेक्चर कंप्लीट हो चुका है और अभी तक हम लोग लैटिस एनर्जी कंप्लीट कर चुके हैं। आज पढ़ते हैं आयनिक कंपाउंड के प्रॉपर्टी से रिलेटेड एक नया टर्म जिसका नाम है हाइड्रेशन एनर्जी। और हाइड्रेशन एनर्जी क्या होता है, किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है और इसके वजह से आयनिक कंपाउंड में क्या चेंजेज आता है। हाइड्रेशन एनर्जी अधिक होगा तो सोलुबिलिटी पे क्या प्रभाव पड़ेगा, थर्मल स्टेबिलिटी पे क्या प्रभाव पड़ेगा, ये सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो मेरा नाम है DK चंदन, D फॉर डीपली, K फॉर नॉलेज, C फॉर इन केमिस्ट्री। तो आपको इस चैनल पे केमिस्ट्री में डीपली नॉलेज मिलने वाला है। बढ़ते हैं हम लोग टॉपिक की ओर, ठीक है। तो चलो हेडिंग लगा लो आप लोग, हाइड्रेशन एनर्जी। हाइड्रेशन एनर्जी हिंदी में इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों जलयोजन ऊर्जा, HE। हाइड्रेशन एनर्जी, जलयोजन ऊर्जा, जलयोजन ऊर्जा। तो क्या होता है हाइड्रेशन एनर्जी, पहले इसको डिफाइन कर लेते हैं फिर समझेंगे अच्छे से। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन 1 मोल ऑफ ionic solid is dissolved into H2O, dissolve into H2O to convert it into aqueous आयंस। तो चलो देखो क्या है हाइड्रेशन एनर्जी। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन 1 मोल ऑफ आयनिक सॉलिड इज डिजोल्व इनटू H2O टू कन्वर्ट इट इनटू एक्वस आयंस। जब 1 मोल आयनिक ठोस को, सुनना ध्यान से, जब 1 मोल आयनिक ठोस को, आयनिक ठोस कहने का मतलब बच्चों जिसका निर्माण आयन से हुआ है, A+ और B-, तो केटायन है, एनायन है, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, जो कंपाउंड बनेगा उसको बोलेंगे आयनिक कंपाउंड। अगर ये सॉलिड है तो बोलेंगे आयनिक सॉलिड। तो 1 मोल आयनिक सॉलिड को जब हम वाटर में डिजोल्व करते हैं, जल में घोलते हैं, तो वहाँ पे ऊर्जा बाहर, कुछ एनर्जी बाहर निकलती है, कुछ एनर्जी उत्सर्जित होती है। तो जितनी एनर्जी बाहर निकलती है बच्चों उसे ही हम बोलते हैं जलयोजन ऊर्जा या हाइड्रेशन एनर्जी। समझ में आई बात? क्या समझे? जब 1 मोल आयनिक ठोस को, आयनिक सॉलिड को वाटर में डिजोल्व किया जाता है, जल में घुलाया जाता है, तो जितनी एनर्जी बाहर रिलीज होती है उस एनर्जी को हम बोलते हैं हाइड्रेशन एनर्जी, जलयोजन ऊर्जा। तो वही नीचे लिखा हुआ हिंदी में, आप इसे लिख लें। उसके बाद हम एग्जाम्पल देके आपको समझाते हैं एक्चुअल में हाइड्रेशन एनर्जी होता क्या है और हम इसे कैसे समझेंगे। तो लिखिए, डिफाइन कर लीजिए पहले इसको, बढ़ते यहाँ से आगे। तो चलो अब एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करते हैं हम लोग हाइड्रेशन एनर्जी को। जरा ध्यान से देखना, बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा। तो देखो बच्चों, अपने पास मान लो कि NaCl क्रिस्टल है, सोडियम क्लोराइड सॉलिड है, ठीक है। ये एक आयनिक सॉलिड है, सोडियम क्लोराइड सॉलिड स्टेट में है। अब इसे हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसे हम तोड़ेंगे,
Na प्लस गैस और Cl माइनस गैस, क्योंकि बिना टूटे तो ये डिजोल्व होगा नहीं। पहले केटायन और एनायन में टूटेगा, उसके बाद क्या होगा, ये वाटर में डिजोल्व होगा। तो इसे तोड़ने के लिए सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल को सोडियम गैस और क्लोरीन गैस यानी इसे गैसियस आयंस में चेंज करने के लिए हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़े थे कि यहाँ पे बाहर से हमें एनर्जी देना पड़ता है, और जिसे हम बोलते हैं बच्चों लैटिस एनर्जी। एक मोल आयनिक सॉलिड को इसके गैसियस कंस्टिट्यूएंट आयन में कन्वर्ट करने के लिए जितनी एनर्जी बाहर से देनी होती है उसे बोलते हैं हम लैटिस एनर्जी। क्या बोलते हैं? लैटिस एनर्जी बोलते हैं। ओके, और इसका उल्टा भी बताए थे आपको कि एक मोल गैसियस कंस्टिट्यूएंट आयन से अगर आयनिक सॉलिड का निर्माण होता है तो जितनी एनर्जी रिलीज होती है उसे भी हम बोलते हैं लैटिस एनर्जी। अगर आपने नहीं देखा लैटिस एनर्जी का लेक्चर तो देख सकते हो, पिछला लेक्चर, इसके पहले वाला लेक्चर जो है वो लैटिस एनर्जी पे है, तो वहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। तो चलो देखते हैं हमारा आज का टॉपिक। सोडियम क्लोराइड सॉलिड है, इसे जब हम लैटिस एनर्जी देंगे, बाहर से एनर्जी देना होगा इसे तोड़ने के लिए, क्योंकि यहाँ केटायन और एनायन के बीच बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो इन्हें अलग करने के लिए आपको बाहर से एनर्जी देना होगा, जिसे हम बोलते हैं लैटिस एनर्जी। तो जब बच्चों आप सोडियम क्लोराइड सॉलिड को लैटिस एनर्जी प्रोवाइड कराओगे तो Na प्लस गैस और Cl माइनस गैस में ही कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखो हमें क्या करना है, इसे वाटर में डिजोल्व करना है। तो देखिए ध्यान से समझिएगा, Na प्लस एक गैसियस स्टेट में है और इसमें बच्चों हम वाटर ऐड कर रहे हैं, यानी Na प्लस को पूरा NaCl को उठा के देखो, अपने पास एक कंटेनर था, एक बर्तन है, इसमें वाटर है, वाटर क्या है, हाँ वाटर है, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, तो इसमें पानी है और इसमें हम मिला दिए NaCl। ठीक, NaCl, तो पहले तो इसको लैटिस एनर्जी मिला, लैटिस एनर्जी देकर इसको Na प्लस गैस और Cl माइनस गैस में कन्वर्ट कर लिए। अब क्या हुआ बच्चों कि इस Na प्लस गैस को हमें वाटर में डिजोल्व कर देना है, घोल देना है। तो होगा क्या कि जब आप Na प्लस को वाटर में मिलाओगे तो ये चेंज हो जाएगा Na प्लस एक्वस में, ये जलीय आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। एक्वस का मतलब जलीय, तो Na प्लस एक्वस आयन में कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ पे कुछ एनर्जी रिलीज होगी, बाहर निकलेगी, इसको हम बोलेंगे हाइड्रेशन एनर्जी। क्या बोलेंगे? हाइड्रेशन एनर्जी। और उसी तरह से Cl माइनस गैस था, Cl माइनस गैस, और इस Cl माइनस गैस को वाटर में ऐड किए तो यहाँ भी क्या होगा कि ये Cl माइनस आयन जो है अब एक्वस में चेंज हो जाएगा और यहाँ भी कुछ एनर्जी रिलीज होगी, बाहर निकलेगी, और इसे भी हम बोलेंगे हाइड्रेशन एनर्जी। तो बच्चों यहाँ पे क्या हुआ कि पहले NaCl सॉलिड था, इसे लैटिस एनर्जी दिया गया तो ये Na प्लस गैस प्लस Cl माइनस गैस में कन्वर्ट हो गया, और जब इसे वाटर में ऐड किया गया तो यहाँ पे Na प्लस एक्वस प्लस Cl माइनस एक्वस में कन्वर्ट हुआ और यहाँ से रिलीज हुआ लैटिस हाइड्रेशन एनर्जी, हाइड्रेशन एनर्जी। तो आप जरा ध्यान से समझना, लैटिस एनर्जी जो है वो आपको बाहर से देना पड़ रहा है इसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करने के लिए। Na प्लस और Cl माइनस के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको तोड़ने के लिए, ब्रेक करने के लिए आपको लैटिस एनर्जी यहाँ देना पड़ रहा है बाहर से। तो हम कह सकते हैं बच्चों, और पहले बताए भी हैं, थोड़ा आप नीचे लिख लेना, कि लैटिस एनर्जी जो है वो यहाँ पे इस केस में क्या है, पॉजिटिव है। लैटिस एनर्जी यहाँ पे पॉजिटिव है। और उसके बाद यहाँ पे जो हाइड्रेशन एनर्जी है, तो हाइड्रेशन एनर्जी जो वो एनर्जी है जो बाहर निकल रही है,
इवॉल्व हो रही है, रिलीज हो रही है। तो हाइड्रेशन एनर्जी बच्चों इस केस में निगेटिव है। क्या है? निगेटिव है। जो हम एग्जाम्पल लिखे हैं उसके अकॉर्डिंग लैटिस एनर्जी आपको बाहर से देनी पड़ रही है, तो दिया गया एनर्जी हमेशा एब्जॉर्ब एनर्जी हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव होता है, और रिलीज्ड एनर्जी को हम लोग हमेशा निगेटिव में दिखाते हैं। तो यहाँ पे तोड़ने के लिए एनर्जी दिया गया लैटिस एनर्जी ये पॉजिटिव होगा, और यहाँ जब हम इसको वाटर में ऐड करते हैं तो ये Na+ एक्वस और Cl- एक्वस में कन्वर्ट होता है, और यहाँ पे कुछ एनर्जी बाहर निकलती है, और उसी एनर्जी को हम लोग बोलते हैं हाइड्रेशन एनर्जी, और हाइड्रेशन एनर्जी को हम लोग क्या दिखाएंगे? निगेटिव दिखाएंगे। अब सवाल ये उठता है कि आखिर एनर्जी रिलीज क्यों होती है, ऊर्जा निकलती क्यों है जब हम वाटर में ऐड करते हैं Na+ और Cl- को। तो एक बात बच्चों आप हमेशा ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ। जब भी दो सिस्टम के बीच में अट्रैक्शन होता है, आकर्षण बल लगता है, तो हमेशा उसकी एनर्जी कम होती है, रिलीज होती है। जब दो सिस्टम के बीच में अट्रैक्शन होता है, तो अट्रैक्शन होता है तो उसकी एनर्जी हमेशा कम होती है, और दो सिस्टम के बीच में रिपल्सन होता है तो उसकी एनर्जी हमेशा बढ़ती है, इंक्रीज करती है। अब इसको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे मान लो कि एक लड़की मॉर्निंग वॉक पे निकली है और जॉगिंग कर रही है, हल्का हल्का दौड़ रही है धीरे धीरे, और दो लड़के जो मान लो कि वो किसी मतलब अपनी दौड़ की प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है, मान लो आर्मी के लिए या CRPF के लिए, डिफेंस के लिए, किसी के लिए दौड़ का प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो लड़की आगे आगे जा रही है, समझना जो बता रहे हैं, मजाक नहीं दुष्टों, सिर्फ समझने के लिए एग्जाम्पल दे रहे हैं। तो लड़की आगे आगे जा रही है, इमेजिन करो, और दो लड़के, मान लो उसमें से एक तुम हो और एक तुम्हारा दोस्त, पीछे से दौड़ते दौड़ते पूरा स्पीड में दौड़ रहा है, क्योंकि तुम्हें तो प्रैक्टिस करना है, और वो थोड़ा मोटापा कम करने के लिए दौड़ रही है। तो तुम स्पीडली जा रहे हो दौड़ते हुए, दौड़ते 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 एक नज़र पर, अरे क्या लड़की है यार, तो तुम्हारा स्पीड ऑटोमेटिक क्या हो गया? रुक गया, स्पीड तुम्हारा कम हो गया। कम क्यों हुआ? क्योंकि पॉजिटिव और निगेटिव, और क्या हुआ? अट्रैक्शन हुआ, और अट्रैक्शन के वजह से तुम्हारा स्पीड ऑटोमेटिक रुक गया। अब तुम्हारा बगल वाला बोलता है, जो दोस्त है, अबे चल ना, अबे रुक यार। तो ऐसा होता है कि नहीं? हाँ होता है। तो हमेशा जब भी सिस्टम, ये सिर्फ एक एग्जाम्पल था, जब भी सिस्टम के बीच अट्रैक्शन होता है, अट्रैक्टिव फोर्स लगता है, तो नेचुरली क्या होता है कि उसकी एनर्जी कम होती है। अब एनर्जी कम कैसे हुई तुम्हारी? एक तो तुम्हारा स्पीड घटा, दूसरा दिन वो अपने भाई से बोली, और उसके बाद तुम्हारा हो गया कुटाई, तो उसके बाद तो कभी भी तुम समझ रहे हो ना। तो इसलिए अट्रैक्शन के वजह से एनर्जी क्या होती है? रिलीज होती है, और अट्रैक्शन की वजह से एनर्जी हमेशा कम होती है। उसके बाद अब आते हैं रिपल्सन। रिपल्सन की वजह से एनर्जी इंक्रीज कर जाती है। जैसे मान लो कि कहीं पे तुम लोग दो आदमी जा रहे हो, अब एक आगे से आके धक्का दे दिया, तो धक्का दे दिया तो वहाँ पे क्या हुआ? मैंने रिपेल किया, तुम्हें धक्का दे दिया, तो तुम क्या बोलोगे? अबे ससुरे तू धक्का देता है, रुक रुक, मैं तुम्हारी खोपड़ियाँ तोड़त हूँ अभी। तो यहाँ पे क्या हो गया? झगड़ा हो जाएगा, तो दोनों का एनर्जी क्या हो जाएगा? हाई। उधर से वो फैटवासेगा, इधर से तुम फैटवासोगे, तो एनर्जी इंक्रीज हो गया। ओवरऑल कंक्लूजन ये निकला। तो इस चीज़ को इतना इसलिए बताएं कि आगे जब हम लोग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ेंगे तो यही कॉन्सेप्ट काम आएगा, अट्रैक्शन और रिपल्सन वाला। तो दो सिस्टम के बीच में अट्रैक्शन होगा तो एनर्जी कम हो जाएगी, और रिपल्सन होगा, विकर्षण, तो ऊर्जा एनर्जी बढ़ जाएगी। तो यहाँ भी वही चीज़ होता है। देखो एग्जाम्पल से समझाते हैं। जैसे होता NaCl जब टूटा तो हमें क्या मिला बच्चों? Na+ और Cl-, यानी आयंस मिला।
और वाटर भी आप जानते हो कि पोलर होता है, H2O पोलर होता है, ध्रुवीय होता है। इसमें ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हाइड्रोजन से अधिक होती है, इसलिए ऑक्सीजन पे थोड़ा निगेटिव और हाइड्रोजन पे थोड़ा पॉजिटिव आ जाता है। तो पोल बन गया, यहाँ पॉजिटिव पोल, यहाँ पे निगेटिव पोल, तो एक डाइपोल का निर्माण हो गया। डाइपोल, दो पोल वाला, पॉजिटिव और निगेटिव पोल वाला। तो ये जो है पोलर है, यानी यहाँ पर भी प्लस और माइनस आ रहा है और यहाँ पर भी बच्चों प्लस और माइनस आ रहा है। तो होगा क्या कि सोडियम के प्लस यानी सोडियम प्लस और ऑक्सीजन माइनस के बीच में अट्रैक्शन होता है। ठीक है, तो अट्रैक्शन की वजह से क्या बताएं आपको हम, ऊर्जा कम होती है, एनर्जी घटती है। तो एनर्जी घटा कैसे, एनर्जी घटा, जो एक्स्ट्रा एनर्जी था वो बाहर निकल गया, रिलीज हो गया। समझे बात को। उसी तरह Cl माइनस और H प्लस के बीच में अट्रैक्शन होता है, Cl माइनस और H प्लस के बीच में अट्रैक्शन होता है। तो यहाँ पर भी एनर्जी क्या होती है, डिक्रीज होती है। और वो किस रूप में डिक्रीज होती है, तो ये क्या करते हैं, स्टेबल होने के लिए अपनी एनर्जी को बाहर छोड़ देते हैं। तो वही एनर्जी जब हम इसको Na प्लस गैस और Cl माइनस गैस को वाटर में डिजोल्व करते हैं, तो जो एनर्जी अट्रैक्शन की वजह से बाहर निकल गया, उसी एनर्जी को बच्चों हम बोलते हैं हाइड्रेशन एनर्जी। तो चलो आपको हम दिखाते भी हैं कैसे दोनों के बीच में अट्रैक्शन होता है। पहले तो आप इतना कॉपी कर लो, क्या क्या कॉपी करने का, तो इतना आप पहले लिखो, फिर बढ़ते हैं यहाँ से आगे। तेरी आँखियाँ का यूं काजल, दिल करे सुमेरो घायल, तेरी पल 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 पल। विफलताओं की आशंका निर्मूल भी होगी, सफलता कदमों की अपनी धूल भी होगी। विफलताओं की आशंका निर्मूल भी होगी, सफलता कदमों की अपनी धूल भी होगी। नहीं होते हमेशा एक से मौसम, एक कांटों से भरी टहनी किसी दिन फूल की होगी। स्टेटस में लगाना। तो चलो हम लोग अभी सीखते हैं हाइड्रेशन एनर्जी के बारे में। देखो NaCl है बच्चों, ठीक है। अब इसे हमने मिलाया किसमें, वाटर में, वाटर में मिलाया। तो वाटर में मिलाने के बाद होता क्या है, ध्यान देख के मेरा खिलता हुस्नो सवाब। आपको क्या बताएं हम H2O के बारे में। H2O जो है इसमें ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता हाइड्रोजन से अधिक होती है, जिसके कारण जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उसको ऑक्सीजन अपनी तरफ ज़्यादा खींचता है। कई बार बताए हैं क्लास में। तो यहाँ पे ऑक्सीजन पे आ जाएगा हल्का निगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन पे आ जाएगा हल्का पॉजिटिव चार्ज, डेल्टा पॉजिटिव। तो यहाँ पे ऑक्सीजन पे डेल्टा निगेटिव और हाइड्रोजन पे डेल्टा पॉजिटिव। तो हम कह सकते हैं कि वाटर जो है पोलर है बच्चों, ध्रुवीय है, इसमें प्लस और माइनस क्रिएट होता है। ठीक है, तो वाटर क्या है, पोलर है। अब देखो होता क्या है, जब हम NaCl को H2O में मिलाते हैं, अभी तो आप बोल रहे थे कि पहले गैस में बनाते हैं, अभी बोल रहे हैं कि डायरेक्ट सॉलिड वाले को मिला दो। वो प्रोसेस था कि स्टेप बाय स्टेप ऐसे होता है, तो हम थोड़ी ना उसको गैस में बदल के तब मिलाते हो, तो उसमें ऑटोमेटिक प्रोसेस होता है और होता है। तो NaCl अपने पास सोडियम क्लोराइड है, उसको वाटर में हम मिला दिए। ठीक है, अब मिलाने के बाद क्या होता है कि एक ऐसे एक्वस में चेंज होता है। जब आप वाटर में ऐड करते हो तो Na प्लस और HCl माइनस में कन्वर्ट हो जाता है, Na प्लस और Cl माइनस में कन्वर्ट होता है। अब इसमें होता क्या है बच्चों कि देखो H2O जो है इसका निगेटिव वाला एंड, H2O का निगेटिव वाला एंड यानी ऑक्सीजन इस Na प्लस आयन की ओर अट्रैक्ट होता है और इसको घेर लेता है। तो कुछ इस तरह का अरेंजमेंट बनता है, इस तरह का OH, यानी यहाँ पे निगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, फिर
H H, यहाँ पे निगेटिव, यहाँ पॉजिटिव और यहाँ पॉजिटिव। तो ढेर सारे H2O के मॉलिक्यूल जो है इसको इस तरीके से घेर लेते हैं, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे H H, यहाँ निगेटिव एंड, ए पॉजिटिव और ए पॉजिटिव। तो Na+ जो केटायन है इसको ढेर सारे H2O के मॉलिक्यूल इस तरह से घेरते हैं कि ऑक्सीजन जो है यानी जो निगेटिव एंड है वो किसकी तरफ होता है, Na+ की ओर होता है। और Na+ और O- के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, और अट्रैक्शन के वजह से एनर्जी डिक्रीज करेगी यानी एक्स्ट्रा एनर्जी बाहर निकल जाएगी, और ये जो Na+ गैसियस स्टेट में था वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एक्वस में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी ये वाटर में आसानी से घुल जाएगा। और यही कहानी होता है बच्चों Cl- के साथ। Cl- के साथ क्या होता है कि H2O का जो पॉजिटिव एंड है ए वाला प्लस वाला, ये अट्रैक्ट होता है Cl- की ओर। उसी तरह यहाँ भी माइनस प्लस प्लस, यहाँ भी गिनती से नहीं है, ढेर सारे H2O इसे घेर लेंगे, प्लस प्लस। तो इस तरह से होता क्या है कि जब आप NaCl को वाटर में ऐड करते हो तो जो केटायन है उसको H2O का निगेटिव एंड यानी ऋणात्मक सिरा इसको घेरता है, और जो Cl- है इसको H2O का धनात्मक सिरा यानी H+ घेर लेता है। और इस तरह से जो आयनिक सॉलिड है वो वाटर में सोलूबल हो जाता है, और यहाँ पे जो कुछ एनर्जी बाहर निकलती है इसे हम बोल देते हैं हाइड्रेशन एनर्जी। ये जो होता है ΔH निगेटिव होता है, यानी चेंज इन एंथैल्पी निगेटिव होता है, मीन्स एनर्जी यहाँ से बाहर निकलती है। तो ये प्रोसेस है बच्चों किसी आयनिक सॉलिड का वाटर में घुलने का। अब एग्जाम्पल हम NaCl का लिए थे, और कोई भी आयनिक सॉलिड ले सकते हो आप, इसके जगह पे LiCl ले सकते हो, LiF ले सकते हो, MgO ले सकते हो, सब में प्रोसेस वही है, ठीक है। तो सिंपल एग्जांपल ले लिए थे NaCl का, इसको आप लिखो। फिर अब देखते हैं कुछ फैक्ट बताते हैं इसमें कि क्या क्या चीज़ इसमें होता है और क्या नया नया टर्म आता है, उसके बाद बढ़ेंगे आगे। लिखिए इसको। मुझे दर्द दिल का पता न था, मुझे दर्द दिल का पता न था, और प्यार का रोग लगा लिया। तो चलो इसमें कुछ स्पेशल पॉइंट आपको हम बताते हैं जो ध्यान में रखना है बच्चों। और ये स्पेशल पॉइंट क्या है, बात नंबर 1, व्हेन, जैसे इसमें तो पहले हम मान लेते हैं कि व्हेन एन आयनिक सॉलिड इज डिजोल्व इन ए पोलर सॉल्वेंट, जो कि डाइपोल का निर्माण करता है, यानी उसमें पॉजिटिव और निगेटिव इंड आता है। तो होगा क्या, पहली बात कि निगेटिव इंड, समझना बात को, निगेटिव इंड ऑफ सॉल्वेंट इज attracted towards positive cation and positive end of the solvent is attracted towards anion। दूसरी बात आपको याद रखना है, समझाते हैं सब कुछ। द एनर्जी रिलीज्ड
ड्यू टू इंटरेक्शन बिटवीन solvent and solute is called solvation energy. Solvation if water is used as solvent, then it is called hydration energy. Hydration energy. तो देखो बच्चों, अभी जो पॉइंट आपको मैंने समझाया उसी चीज़ को यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ध्यान से देख लो। और हम कोशिश करते हैं कि सारा चीज़ को हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखें, ताकि जो हिंदी माध्यम से जेईई और नीट का तैयारी करना चाहते हैं उनको भी एक अच्छा मटेरियल मिल सके, क्योंकि हिंदी मीडियम में बहुत अच्छी किताबें अवेलेबल नहीं है मार्केट में। हालांकि अब तो धीरे धीरे सारे जो पब्लिकेशन वाले हैं वो हिंदी में भी किताबें निकाल रहे हैं, क्वेश्चन बैंक भी हिंदी में अवेलेबल है नीट का, जेईई का, लेकिन फिर भी टीचर्स नहीं है। और यूट्यूब पे भी आप देख लो या और कोई भी कहीं पे क्लासेस में देख लो, हिंदी माध्यम के लिए बहुत ज़्यादा मटेरियल, बहुत अच्छे क्वालिटी का मटेरियल। इंग्लिश में तो बहुत सारी किताबें भी हैं, बहुत सारे फैकल्टी भी हैं जो अच्छा कर रहे हैं, लेकिन हिंदी माध्यम के लिए जो बच्चे सुदूर देहाती क्षेत्र में आते हैं, जिनके पास जो स्टार्टिंग से सीबीएसई से पढ़ाई ना करके अपने स्टेट बोर्ड से पढ़ाई किए हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा समस्या था। वे भी अब सपना देख सकते हैं जेईई और नीट में जाने का। तो हम कोशिश करते हैं कि उन बच्चों तक पहुँचें जो कुछ लाइफ में करना चाहते हैं, जो कुछ अचीव करना चाहते हैं, जो नीट क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो उनको अब मटेरियल ना होना एक समस्या ना हो। तो हम बहुत डिटेल्स में करेंगे बच्चों, हम लोग हर एक चीज़ को बहुत अच्छे से बहुत डिटेल में करेंगे। आपको जो कमी लगे आप कमेंट करके बताया करो, हम उसमें इंक्रीजमेंट भी करेंगे, हम उसमें सुधार करेंगे जो कमी होगी। और अगर किसी इंडिविजुअल टॉपिक पे भी आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हो कि सर इस टॉपिक पे वीडियो बना दीजिए, हम कोशिश करेंगे वो भी आपको देने का। तो अभी बढ़ते हैं आगे, देखिए ध्यान से। When an ionic solid is dissolved in a polar solvent, जब एक ध्रुवीय विलायक में एक पोलर सोलवेंट में, जो कि डाइपोल का निर्माण करता है, जैसे H2O हमारा है, क्या है पोलर सोलवेंट है, क्योंकि यहाँ पे निगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव होता है, तो डाइपोल का निर्माण करता है। डाइपोल मीन्स डाइपोल, दो पोल, प्लस और माइनस। तो जब एक आयनिक सॉलिड को NaCl को, KCl को, MgA को, LiCl को, CaOH के हॉल्ट वाइज को, किसी को भी पोलर सोलवेंट में घुलाया जाता है, मिलाया जाता है, तो होता क्या है, अभी अभी जो आपको एग्जाम्पल समझाएं वही चीज़ लिखा हुआ है। निगेटिव एंड ऑफ सॉल्वेंट, यानी विलायक का ऋणात्मक सिरा। देखो हम साथ में हिंदी बोलते चलेंगे, आप उधर देख लेना। निगेटिव एंड ऑफ सॉल्वेंट, विलायक का ऋणात्मक सिरा। जैसे H2O सॉल्वेंट था, विलायक था, तो उसका ऋणात्मक सिरा क्या है, ऑक्सीजन माइनस, O माइनस। तो विलायक का ऋणात्मक सिरा जो सॉल्यूट उसमें घुलाया गया, जो आयनिक सॉल्यूट उसमें घुलाया गया, उसके केटायन के द्वारा यानी पॉजिटिव आयन के द्वारा अट्रैक्ट होता है। जैसे हमारा O माइनस किसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा था, Na प्लस की तरफ अट्रैक्ट हो रहा था। तो सॉल्वेंट का, विलायक का घुलने वाले के धनात्मक सिरा से आकर्षित होता है, और सॉल्वेंट विलायक यानी घुलाने वाले का और सॉल्वेंट का पॉजिटिव एंड यानी घुलाने वाले का, विलायक का धनात्मक सिरा पॉजिटिव एंड एनायन की ओर, यानी जो घुलने वाला है इसके एनायन ऋणायन की ओर आकर्षित होता है। तो एक एग्जाम्पल के द्वारा आपको हम पहले समझा भी दिए। उसके बाद देखो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है,
द एनर्जी रिलीज्ड ड्यू टू इंटरेक्शन बिटवीन सोल्वेंट एंड सोल्यूट इज कॉल्ड सोल्वेशन एनर्जी। तो देखो, जब हम इसको मिलाते हैं, इसमें NaCl मिलाते हैं या कोई भी आयनिक सॉलिड मिलाएंगे, तो यहाँ पे अट्रैक्शन होगा, यानी उसके केटायन और वाटर के ऑक्सीजन के बीच में अट्रैक्शन होगा, और उसके एनायन और वाटर के हाइड्रोजन के बीच में अट्रैक्शन होगा। तो इस अट्रैक्शन की वजह से, अट्रैक्शन फोर्स की वजह से एनर्जी क्या होगा, रिलीज होगा। तो जो रिलीज एनर्जी है, यानी एनर्जी रिलीज्ड ड्यू टू इंटरेक्शन बिटवीन सोल्वेंट एंड सोल्यूट, सोल्वेंट और सोल्यूट के बीच इंटरेक्शन के कारण, अन्योन्य क्रिया के कारण, आकर्षण के कारण जो ऊर्जा उत्सर्जित होती है, बाहर निकलती है, उसे हम लोग बोलते हैं बच्चों सोल्वेशन एनर्जी। क्या बोलते हैं? सोल्वेशन एनर्जी बोलते हैं। हिंदी में इसको विलायकन ऊर्जा कहा जाता है। और एक चीज़ ध्यान रखना कि जब ये एनर्जी सोल्वेशन एनर्जी है, आप तो इसको हाइड्रेशन एनर्जी बोल रहे थे, तो हाँ बिल्कुल बोल रहे थे, लेकिन यहाँ पे देखो, इफ वाटर इज यूज्ड एज सोल्वेंट, अब कोई ज़रूरी थोड़ी ना है कि हमेशा घुलाने वाला वाटर ही हो, अलग चीज़ें भी हो सकती है, एल्कोहल में घुल सकता है कोई पदार्थ। तो अगर घुलाने वाला वाटर हो, यानी सोल्वेंट प्रॉपरली हम वाटर का यूज कर रहे हैं, तो इस केस में जो सोल्वेशन एनर्जी होगा उसी को हम हाइड्रेशन एनर्जी कहते हैं। यानी जितनी एनर्जी बाहर निकलेगी, अगर कोई वाटर के अतिरिक्त दूसरा सोल्वेंट है तो उसको बोलेंगे सोल्वेशन एनर्जी, और अगर वाटर ही घुला रहा है, वाटर ही सोल्वेंट है, तब हम उसको बोलेंगे हाइड्रेशन एनर्जी, यानी जलयोजन ऊर्जा। तो ओवरऑल क्या सीखे अभी, कि जब हम किसी साल्ट को वाटर में डिजोल्व करते हैं तो साल्ट का केटायन वाटर के ऑक्सीजन से अट्रैक्ट होता है, और साल्ट का जो एनायन होता है और वाटर का हाइड्रोजन, उनके बीच में अट्रैक्शन होता है। अट्रैक्शन के द्वारा जो एनर्जी रिलीज होती है उसे हम सोल्वेशन एनर्जी कहते हैं, और अगर सोल्वेंट वाटर हो तो सोल्वेशन एनर्जी को ही हाइड्रेशन एनर्जी कहा जाता है। लिखिए इसको, बढ़ते हैं यहाँ से आगे। चलो, अब यहाँ से जो टॉपिक आपको बता रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन बनाने के लिए। अभी तक जो पढ़ रहे थे वो हाइड्रेशन एनर्जी के बारे में बेसिक जानकारी था कि हाइड्रेशन एनर्जी एक्चुअल में होता क्या है। अब जो बता रहे हैं आपको ये ध्यान से सीखना, यहाँ से आपके क्वेश्चन सोल्व होंगे। तो चलो देखते हैं। एक्चुअल में हम लोग देखे क्या थे कि लिए थे NaCl जो कि सॉलिड फॉर्म में था, ठीक है, और इसे जब हम बच्चों दे रहे थे लैटिस एनर्जी, क्या दे रहे थे? लैटिस एनर्जी, तो ये Na+ गैस और Cl- गैस में कन्वर्ट हो रहा था, ठीक है। फिर उसके बाद जब हम इसे वाटर में ऐड कर रहे थे, वाटर में, तो यहाँ पे हमें मिल रहा था Na+aqueous प्लस Cl-aqueous, और साथ में रिलीज हो रहा था एनर्जी जिसका प्यारा सा नाम है हाइड्रेशन एनर्जी। क्या नाम है? हाइड्रेशन एनर्जी। तो यहाँ पे दोनों में अंतर समझो बच्चों। ये लैटिस एनर्जी जो है ना, वो दिया गया है, दिया गया ऊर्जा है। गिवन एनर्जी, बाहर से दिए हो इसको, गिवन एनर्जी है ये बचवा, गिवन एनर्जी। अब बचवा बोले तो डिक्के बाबा कमेंट मत मारना गधों। तो दिया गया ऊर्जा है, गिवन एनर्जी है, क्योंकि इसको ब्रेक करने के लिए एनर्जी देना पड़ता है लैटिस एनर्जी के फॉर्म में। और यहाँ पे जो हाइड्रेशन एनर्जी है ये मुक्त ऊर्जा है, मुक्त ऊर्जा यानी बाहर निकलता हुआ एनर्जी है, रिलीज्ड एनर्जी, ठीक है। मतलब ये हमारा इनपुट है और ये हमारा आउटपुट है, ठीक है। अब मान लो कि हम एक बिजनेस कर रहे हैं, फायदे का बिजनेस कब होगा बताना? फायदे का बिजनेस कब होगा? फायदे का बिजनेस तब होगा जब इनपुट कम लगे और आउटपुट ज़्यादा निकले। मतलब हम बिजनेस लगाएं, कम बिजनेस में खर्चा कम हो और उससे आमदनी ज़्यादा हो, तब होगा, तब धंधा अच्छे से चलेगा, तब हम बोलेंगे कि फ़ायदे में है।
खर्चा कम हो और आमदनी ज़्यादा हो। यानी जो लगाया गया, आप मान लो कि 10,000 लगाते हो और उससे 12,000 कमाते हो, तब तो ठीक है। और नहीं तो 12,000 लगा दिए और उससे 8,000 7,000 कमा रहे हो, तो भैया बढ़िया बिस्तर सरिया लो, जल्दी से तुम्हारा खटिया खड़ा होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि लैटिस एनर्जी गिवन एनर्जी है, यानी इनपुट है, खर्चा है भैया, और ये हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज्ड एनर्जी है, यानी यही आपकी आमदनी है। ठीक है, और अगर कहीं पे ऐसा हो गया कि आमदनी 98 और खर्चा रुपया, तो बढ़िया बिस्तर सरिया लो भैया, तुम्हारा कहानी ख़त्म है। यहाँ पे होना ये चाहिए कि हम चाहते हैं NaCl वाटर में घुल जाए, तो इसके लिए कंडीशन आपको बता रहे हैं। इसके अकॉर्डिंग लैटिस एनर्जी दिया गया एनर्जी है और हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज एनर्जी है। तो अगर आप चाहते हो कि NaCl वाटर में अच्छे तरीके से घुल जाए, तो क्या होना चाहिए? जवाब दो आप। होना ये चाहिए कि जो आमदनी है ज़्यादा होना चाहिए, यानी हाइड्रेशन एनर्जी का मान हमेशा लैटिस एनर्जी से अधिक होना चाहिए, तब जाके NaCl किसी सॉल्वेंट में, यानी उस सॉल्वेंट में आसानी से घुल जाएगा। लैटिस एनर्जी का मान हाइड्रेशन एनर्जी से कम होना चाहिए, तब कोई आयनिक सॉलिड किसी सॉल्वेंट में आसानी से घुलेगा। तो 3 केस यहाँ पे बनाते हैं। केस 1, इफ लैटिस एनर्जी इज ग्रेटर देन हाइड्रेशन एनर्जी, यानी वही केस हुआ, आमदनी 98 और खर्चा रुपया। तो इस केस में ये क्या होगा? NaCl डिजोल्व नहीं होगा। तो इस केस में होगा आयनिक कंपाउंड इनसॉल्युबल, यानी ये अविलय रह जाएगा, अविलय, घुलेगा नहीं घुलेगा भाई। हाइड्रेशन एनर्जी का मान लैटिस एनर्जी से कम होगा तो ये घुलेगा नहीं, यानी ये पानी में नहीं घुलेगा। केस 2, इफ लैटिस एनर्जी इज लेस देन हाइड्रेशन एनर्जी, यानी लैटिस एनर्जी का मान हाइड्रेशन एनर्जी से कम है, तो यहाँ पे आमदनी ज़्यादा हो गया और खर्चा कम हो गया। तो इस सिचुएशन में आयनिक कंपाउंड सॉल्युबल हो जाएगा, सॉल्युबल यानी आसानी से घुल जाएगा। ठीक है, आसानी से घुल जाएगा। एक केस और बनता है, कभी कभी बच्चों 10,000 लगाते हैं और 10,000 कमाते हैं, तो इसमें क्या होता है कि ना लाभ हुआ और ना हानि हुआ, तो ना रो सकते हो ना हंस सकते हो। ठीक है, तो इस स्थिति में इफ लैटिस एनर्जी इक्वल टू हाइड्रेशन एनर्जी, लैटिस एनर्जी इक्वल टू हाइड्रेशन एनर्जी, इन दिस केस आयनिक सॉलिड स्प्रिंगली सॉल्युबल, यानी आंशिक रूप से विलय होता है, आंशिक विलय होता है। आशिक मत पढ़ देना इसे, फिर दूसरा हो जाएगा, समझ तो रहे हो। तो आंशिक रूप से विलय है, यानी कुछ घुलेगा कुछ नहीं घुलेगा। तो इस तरह का सिचुएशन है। अगर आप चाहते हो कि कोई आयनिक सॉलिड किसी सॉल्वेंट में अच्छे तरीके से घुल जाए, तो हमेशा बचवा हाइड्रेशन एनर्जी का मान लैटिस एनर्जी से अधिक होना चाहिए, और अगर लैटिस एनर्जी का मान अधिक हो गया तो बिल्कुल भी नहीं घुलेगा, और अगर दोनों बराबर हो गया तो स्प्रिंगली सॉल्युबल होगा। ठीक है, तो लिख लीजिए इसको, और कुछ क्वेश्चन करा देते हैं इस पे, कुछ और बताते हैं इसका एप्लीकेशन। लिखिए पहले। तो चलो यहाँ पे अब हम बात कर लेते हैं सोलुबिलिटी की। सोलुबिलिटी यानी जो आप घुला रहे थे किसी आयनिक कंपाउंड को किसी सॉल्वेंट में,
तो किसी सॉल्वेंट का जो घुलाने का क्षमता होता है उसी को हम लोग बोलते हैं सोलुबिलिटी या विलेयता। जब हम 12 का सेकेंड लेक्चर स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशन, तो उसमें सोलुबिलिटी पढ़ेंगे, और सोलुबिलिटी को समझने के लिए हेनरी का नियम, रॉल्ड्स का नियम, ढेर सारे नियम है, तो सब कुछ देखेंगे। अभी तो बस इतना समझ लो आप लोग कि किसी सॉल्वेंट का डिजोल्विंग कैपेसिटी को ही सोलुबिलिटी बोलते हैं, कि वो कितना किसी कंपाउंड को अपने में घुला सकता है। तो ये जो सोलुबिलिटी है ना बच्चों, सोलुबिलिटी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हाइड्रेशन एनर्जी का, यानी हाइड्रेशन एनर्जी जितना अधिक होगा सोलुबिलिटी उतना ही अधिक होगा, ठीक है। और सोलुबिलिटी जो होता है, सोलुबिलिटी वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है लैटिस एनर्जी का। सोलुबिलिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है लैटिस एनर्जी का। तो हाइड्रेशन एनर्जी जितना अधिक होगा उतना आसानी से ये जो सॉल्वेंट है वो आयनिक कंपाउंड को अपने अंदर घुला लेगा, और लैटिस एनर्जी अधिक है तो इसका सोलुबिलिटी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि आयन जल्दी ब्रेक ही नहीं होगा, और ब्रेक नहीं होगा तो आसानी से घुलेगा नहीं। और आप एक चीज़ ध्यान रखना कि हाइड्रेशन एनर्जी जो है, हाइड्रेशन एनर्जी ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चार्ज का। हाइड्रेशन एनर्जी भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चार्ज का, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है साइज का, ठीक है। आयन के चार्ज और साइज, चार्ज किसका, चार्ज ऑफ आयन, और साइज कितना, साइज ऑफ आयन। तो हाइड्रेशन एनर्जी जिस तरह से लैटिस एनर्जी आयन के चार्ज और उसके साइज पे डिपेंड कर रहा था, चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था लैटिस एनर्जी, और चार्ज के साइज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था लैटिस एनर्जी, उसी प्रकार से हाइड्रेशन एनर्जी भी चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और आयन के साइज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो अगर आपसे पूछा जाए कुछ आयनिक कंपाउंड देकर कि बताओ किसका हाइड्रेशन एनर्जी अधिक होगा, या फिर आपसे पूछा जाएगा बताओ किसकी सोलुबिलिटी अधिक होगी, तो आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे देखो हम एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं आपको, LiF, LiCl, LiBr, ठीक है। अब इसमें पूछा जाएगा आपसे कि बताओ सोलुबिलिटी का ऑर्डर क्या है, सोलुबिलिटी ऑर्डर, ठीक है, सोलुबिलिटी ऑर्डर। तो अगर आप इसको तोड़ोगे तो देखो तो Li प्लस F माइनस, Li प्लस Cl माइनस, Li प्लस Br माइनस, तो केटायन तो सब में क्या है बच्चों, सेम है, तो हमें देखना होगा एनायन, तो एनायन का चार्ज भी सब में सेम है। अब देखना होगा एनायन का साइज, तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, साइज का जो ऑर्डर है वो F माइनस से बड़ा है Cl माइनस और इससे बड़ा है Br माइनस। तो अगर आप लैटिस एनर्जी का ऑर्डर देखोगे, लैटिस एनर्जी का ऑर्डर, तो लैटिस एनर्जी का ऑर्डर होता है साइज जितना अधिक होगा लैटिस एनर्जी उतना ही क्या होगा, कम होगा। या फिर हाइड्रेशन एनर्जी में भी वही कहानी है, इसका साइज जितना अधिक होगा हाइड्रेशन एनर्जी उतना कम होगा। तो अगर हम लैटिस एनर्जी का ऑर्डर देखें तो LiF का लैटिस एनर्जी अधिक होगा, LiCl का इससे कम होगा और LiBr का सबसे कम होगा। और जब हम सोलुबिलिटी की बात करें, सोलुबिलिटी की, तो सोलुबिलिटी जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है लैटिस एनर्जी का। तो कौन आसानी से घुलेगा, तो जिसका लैटिस एनर्जी अधिक है वो आसानी से नहीं घुलेगा, जिसकी लैटिस एनर्जी कम है वो आसानी से घुलेगा। तो सोलुबिलिटी LiBr का अधिक होगा, फिर LiCl का होगा, और LiF का सोलुबिलिटी सबसे कम होगा। तो इस तरह से जब भी आपसे सोलुबिलिटी पूछे तो आप पहले लैटिस एनर्जी कैलकुलेट कर लेना, और लैटिस एनर्जी का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है सोलुबिलिटी। तो लैटिस एनर्जी का जो ऑर्डर होगा उसका जस्ट उल्टा हो जाएगा सोलुबिलिटी का ऑर्डर। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, और इसमें हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं सारा थ्योरी। उसके बाद आपको DPP भी हम सोल्व करवाएंगे, क्वेश्चन भी सोल्व करवाएंगे, और हम तो कोशिश करेंगे कि क्वेश्चन का इंडिविजुअल छोटा छोटा वीडियो 15 मिनट 20 मिनट का बनाया जाए, जिसमें
क्वेश्चन लिखा हुआ आए पीडीएफ के तौर पे और हम उसमें सिर्फ सॉल्यूशन करें, ताकि आपका कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हम करवा सकें। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करवाएंगे, जेई का भी, नीट का भी, और साथ ही साथ आपका जो जिस बोर्ड से भी तैयारी करते हो तो बोर्ड के एग्ज़ाम का भी तैयारी पूरी तरह से होगी यहाँ पे। तो भरोसा रखो, लेकिन भरोसा अपने आप पे ही रखना, ठीक है। मेरे पे भी रख सकते हो थोड़ा थोड़ा, तो थोड़ा थोड़ा नहीं, हम आपके साथ हैं हमेशा और रहेंगे जब तक रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों। थैंक यू, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।